माननीय सुप्रीम कोर्ट से जिन शर्तों पे ये हैं, सोचिए ऐसे व्यक्ति, बड़े बड़े अपराधियों से भी ये नहीं कहा जाता है कि लाइव लोकेशन शेयर करें। और जिस प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता का प्रदर्शन किया है, खप्तुल हवासी का प्रदर्शन किया है, शायद जब कोई व्यक्ति दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर और जेल में जाकर वापस आता है तो अक्सर उसकी मनः स्थिति ऐसी ही हो जाती है। इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। होता है कभी कभी आदमी दारू पीने के बाद अक्सर पूरा कंट्रोल नहीं रहता तो सही बात निकल जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी तुरंत जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने आकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पहले प्रार्थना की। वो भगवान श्री हनुमान जिनके हृदय में सदैव श्री राम रहते हैं, वहां से बाहर निकल के भी उनके वक्तव्य और पूरे प्रेस में एक बार श्री राम का नाम नहीं निकला। यानी ये वैसी ही भक्ति थी जैसे आप याद करिए राहुल गांधी भी हनुमानगढ़ी गए थे और श्री राम का नाम नहीं निकला था। उसके उपरांत मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है और जिस प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता का प्रदर्शन किया है, खप्तुल हवासी का प्रदर्शन किया है, शायद जब कोई व्यक्ति दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर और जेल में जाकर वापस आता है तो अक्सर उसकी मनः स्थिति ऐसी ही हो जाती है और वो वैसी ही अनर्गल बातें करना प्रारंभ कर देता है जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल महोदय कर रहे हैं। मगर हम एक बात कहना चाहेंगे कि चाहे वो उनके दारू का प्रभाव हो या वो जहां गए थे उसका कुछ प्रभाव हो, एक बात तो उनके मुंह से अनायास सही निकल गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी पीएम बनेंगे और इसके बाद फलां फलां को प्रधानमंत्री बना देंगे। इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। होता है कभी कभी आदमी दारू पीने के बाद अक्सर पूरा कंट्रोल नहीं रहता तो सही बात निकल जाती है। अच्छा, इतना ही नहीं, वो आगे सक्सेशन प्लान भी बताने लगे कि मोदी जी रहेंगे, इसके बाद कौन कौन रहेगा। यानी आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहेंगे, ये तक बताने वाले ये ना बता पाए कि जब वो जेल में थे तो प्रधानमंत्री के बारे में बातें करने वाले खुद मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे और ये ना बता पाए कि उनका सक्सेसर कौन होगा। सोचिए, यहां तो इतनी लंबी लंबी बातें बता रहे हैं और खुद किसी भी एक व्यक्ति के बारे में वो ये नहीं बता पाए कि कौन रहेगा, बाकी सब उनके जो नेता। और इसके उपरांत उन्होंने एक बात कही, तानाशाही की बात। उनके वक्तव्य को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा जब जब हमारे देश में तानाशाह आया तब तब जनता ने उखाड़ फेंका। देखिए, फिर एक बात उनके मुंह से, अक्सर जैसे आदमी पी के आता है सच निकल जाती है, फिर यह सच था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो कौन सा तानाशाह था जिसे उखाड़ फेंका गया। आज उन्हीं के तो दामने रहमत में जाके आप खड़े हो गए। और तानाशाही की बात क्या होती मैं याद दिलाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, बोटी बोटी काट डालेंगे और अनेक प्रकार के जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इसके बावजूद वो सभी नेता जलवाए जलाल से घूमकर हम लोगों को अभी तक अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि मौत के प्रकार तक बता दिए गए, हिटलर की मौत तक बोल दी गई। केजरीवाल महोदय, तानाशाही ये होती थी कि मजरूर सुल्तानपुरी ने केवल एक आर्टिकल लिख दिया था नेहरू जी के खिलाफ कि आपकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है तो आप हिटलर के चेले लगते हैं। 2 साल जेल में रहे थे। आपने अभी वो देखा नहीं है और आपको ना वो याद है जिसमें पूछिए लालू प्रसाद यादव जी से, अन्य लोगों से तानाशाही क्या थी। इसीलिए तानाशाही की बातें करने वाले केजरीवाल जी, आपके लिए कहना चाहूंगा, गमों अंधों से लबरेज पैमाने नहीं देखे, अभी तो बस्तियां देखी हैं वीराने नहीं देखे। जो आप भाषण दे रहे हो, फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलेंगे, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। कहां गए वो जब आपने आंदोलन शुरू किया था? कहां गए प्रशांत भूषण? कहां गए योगेंद्र यादव? कहां गए किरण बेदी? कहां गए कुमार विश्वास? कहां गई शाजिया इल्मी? कहां गए अश्विनी उपाध्याय? और तो और वो जो टोपी लगाते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल, लोगों को नहीं याद हो तो आपने अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया था, एडमिरल रामदास, कहां गए?
वो भी चले गए। और जब आप जेल में चले गए तो स्टार कैंपेनर की लिस्ट में नंबर 1 पे कौन आया? आपकी श्रीमती जी। न पार्टी का कोई पदाधिकारी, न पार्टी का कोई मंत्री, न पार्टी का कोई विधायक। तो मुझे लगता है, और इन सब लोगों ने केजरीवाल जी के तानाशाही रवैये के बारे में बाहर आके बताया। वो आशुतोष जी, पत्रकार, कितनी लंबी फेहरिस्त है, इतनी लंबी फेहरिस्त है कि गिनाते गिनाते मुश्किल हो जाए। परंतु एक गंभीर बात भी मैं कहना चाहूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से जिन शर्तों पे ये हैं, सोचिए, ऐसे व्यक्ति, बड़े बड़े अपराधियों से भी ये नहीं कहा जाता है कि लाइव लोकेशन शेयर करके रखिएगा। मेरे विचार से शायद न्यायालय ने जिन जिन लोगों को पैरोल पे छोड़ा होगा या बेल पे छोड़ा होगा, ऐसा नहीं कहा गया होगा। वो तो अलग कहा गया है कि साहब आप फाइल नहीं साइन करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये कहा गया लाइव लोकेशन शेयर करिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में बहुत साफ कहा है कि मेरिट के ऊपर वह यह निर्णय नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण शर्त लगाई थी कि केस के बारे में वक्तव्य नहीं देंगे। केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा है कि उनके ऊपर केस झूठा है। यह सर्वोच्च न्यायालय की सीधे अवमानना है कि पहली बात, न्यायालय ने कहा था आप केस के बारे में कोई वक्तव्य नहीं देंगे, उन्होंने केस के बारे में वक्तव्य दिया। उनको बेल ऑब्लिक पैरोल पर छोड़ते समय जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो मेरिट के ऊपर नहीं है, उन्होंने सीधे केस की मेरिट पे टिप्पणी कर दी। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आग्रह करूंगा कि इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी आग्रह करती कि आप कृपया ध्यान दें कि ये सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की बात का माखौल उड़ाना हुआ है। और उससे बड़ी बात हो गई है, अभी इन्होंने बाहर निकलकर अनाप शनाप बोलना शुरू किया। मैं आप लोगों से कहना शुरू करूंगा, ईडी की जो चार्जशीट है उसको जाके पढ़ लीजिए, किस किस प्रकार की बातें, पैसे का ट्रांजैक्शन, ये सारी फैक्ट बातें हुई हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केस की मेरिट अपनी जगह है, उसके ऊपर यह कोई निर्णय नहीं है। उसके बावजूद ये बोलना बहुत आपत्तिजनक और वैधानिक और कानूनी दृष्टि से यह एक प्रकार से अपने अपराध को और बढ़ाने वाला है। परंतु आप एक और बात देखिए हुआ है, इधर ये बाहर आए नहीं कि एक जगह से सरहद पार से सदाएं आ गई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो पहले जवाहरलाल नेहरू जी को महान सोशलिस्ट, राहुल गांधी को साहब कह चुके हैं, मोदी जी को हटाने का संकल्प कर चुके हैं, वो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री केजरीवाल जी की तारीफ करने लगा, स्वागत कर दिया। मतलब स्वागत दिल्ली से लेके और इस्लामाबाद तक दिखाई पड़ने लगा। इसके बाद अब किसी के मन में कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और सुनिए वो क्या क्या बातें बोल जाते हैं। पहले तो उनके पास पता नहीं कहां कहां से ज्ञान आता। पहले कहते थे मेरे पास फलां अधिकारी के बारे में पता है, मुझे ये भी पता है। अब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उनकी पार्टी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मतलब ये सीधे सीधे चुनौती हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए। यानी मियां बाहर आए नहीं कि कहने लगे सबसे इंपॉर्टेंट तो अब हम हो गए विपक्ष में, यानी कांग्रेस पार्टी को सेकेंडरी कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के उन्होंने ये बातें की हैं ये बहुत गंभीर है। भारत की राजनीति में मूल्यों के ध्वस्त करने के वो सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे हैं। भाषा की मर्यादा में उन्होंने जिस प्रकार की निम्नता दिखाई है वो सर्वथा निंदनीय है। और उन्होंने आकर अपने इंडी गठबंधन के सदस्यों को एक प्रकार से आईना दिखाना शुरू कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के उन्होंने निर्देशों का माखौल उड़ाना शुरू कर दिया है और उन्हें सीमा पार पाकिस्तान से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है जिस नक्शे कदम पे इंडी गठबंधन पहले चल रहा था उसी दिशा में और अधिक अवनति होते हुए वो आगे पहुंच गए हैं। 20 साल आगे की बात की है और 10 साल में उनके हालात क्या हो गए हैं। 10 साल पहले मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, कांग्रेस से बच्चों कसम खाता हूं समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे 10 साल में आप इतने बदल गए। 20 साल बाद आप कि आपका अस्तित्व भी होगा या नहीं, अगर होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, उसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो क्या आप आगे की बात करते हैं साहब। इसलिए मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो बात कही है उसमें गंभीर संदेश है देश की जनता के लिए कि आजकल ये नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर चला गया। 10 साल में इन्होंने दिखा दिया कि जिसको आप नई राजनीति का प्रयोग कहते हैं वो कितना घातक हो सकता है और कितना विद्रूप हो सकता है।